चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी की वर्कशीट जो आपको स्कूल में मिली है उस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। और कहीं ना कहीं वर्कशीट थोड़े आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, तो इन वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम में आए नहीं आए वो बात की बात है, पर आना चाहिए हमें। चैप्टर 10 वर्क एनर्जी वर्कशीट, राइट। चैप्टर 10 वर्क एनर्जी वर्कशीट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 है जो वर्कशीट का आपके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, डिराइव द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड ऑब्टेन इट्स फॉर्मूला। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट, डिराइव इट्स फार्मूला। मतलब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। डिराइव इट्स फार्मूला मतलब हाफ के mv² का जो फार्मूला है वो डिराइव करना है आपको। डिराइव द इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑब्टेन द फार्मूला। डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक काम करते हैं, 2 हिस्से में कर लेते हैं बोर्ड। डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स फार्मूला, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, तो बेसिकली करना क्या है, एक एक को पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आपको यही लिखना है। लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप सिंपल यही लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, और कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो आप सिंपल लिखोगे कि द एनर्जी, और तुम्हारी एनसीईआरटी के पीछे भी देखोगे तो सेम लाइन लिखी हुई है, द एनर्जी पॉसेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी वो पास करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करी जाती है फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। सो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटी हाफ mv², ये होता है। इसी का फॉर्मूला हमसे डिराइव करने के लिए बोल रहा है। डिराइव करने का मतलब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सिंपल देखो, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात को लिख सकते हो आप, m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और v क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, आपको कंसीडर करना है एक मास और उसकी वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास स्मॉल m and have the initial velocity small u and final velocity v। मान लिया ये u and v और m, ये 3 चीज़ें हमने कंसीडर कर ली। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। शुरू में ये बेटा u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v, कितनी हो गई, v हो गई। तो ये जो थोड़ी देर के बाद v हुई ना, इसने वेलोसिटी चेंज की। वेलोसिटी क्या चेंज करी, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन करना पड़ा होगा। तो हम वो वर्क डन निकालने चल रहे हैं।
भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है, स्कूटर है, बस है, उसकी इनिशियल स्पीड मान लो 20 है और उसमें तुमने इंजन में फोर्स लगाया, इंजन ने क्या करा, फोर्स लगाया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 हो गई। तो अगर 20 से 30 स्पीड हुई तो क्या किया, इंजन ने वर्क डन किया, ठीक है ना, फोर्स ने वर्क डन किया। या कोई स्पीड 30 है और 30 से 10 हो गई तो ब्रेक ने वर्क डन किया। वर्क डन किसी ना किसी को, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो किसी ना किसी को भी तो वर्क डन करना पड़ेगा। ब्रेक कर रहा है या इंजन कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि कार की स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, घटी है, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है भाई, इतनी बातें हमें समझ में आई। ये मास का ऑब्जेक्ट था, मास तो चेंज हुआ नहीं, मास तो सेम ही रहेगा। अब इस दौरान मान लो ये डिस्प्लेसमेंट किया इसने s, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, s डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा, स्पीड बदलेगी तो उसी जगह तक बदल नहीं जाएगी, थोड़ा सा गाड़ी आगे मूव होगी तो ही स्पीड चेंज होगी ना, ठीक है। तो मान लो इस दौरान इसने जो डिस्प्लेसमेंट की वो क्या किया, s, और कितनी देर में किया, t टाइम में किया। कितनी देर में किया बेटा, t टाइम में किया। t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट चला तो उसकी स्पीड u से कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। अब s क्या है उस बात को भी लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और t क्या है बेटा, टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू मूव डिस्टेंस v, है ना, v डिस्टेंस मूव करने, टू मूव डिस्टेंस, सॉरी s डिस्टेंस को मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन है मान लो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, पढ़ा है ना सबने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन हमें मिल गया कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इतना होगा, क्लियर है। अब एक काम करो, हमें निकालना है वर्क डन फाइनली, ये समझना क्या निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्यों निकाला सर जब वर्क डन निकालना है, आओ कहानी बताते हैं तुम्हें, सुनिएगा। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो W बराबर होता है F डॉट S, क्या होता है, F की वैल्यू कितनी होती है, ma, है ना, F इज इक्वल टू ma, तो F की जगह पे ma लिख दिया, और S नहीं पता है, S लाना पड़ेगा कहीं से, समझ आ रही बात। ये S सीधा सीधा S नहीं लिख सकते, हमें तो ये फॉर्मूला लाना है ना, तो S कहाँ से लाएंगे, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोशन का एक इक्वेशन है ना, यही है, इधर कर लेते हैं S की, इसको इधर चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन का हम यूज करते हैं, और वो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से s निकाल लो तो 2a इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, s के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। क्या तुमको s मिल गया। अब s की जगह पे ये वैल्यू रख दो ले जाके, और f की जगह में रख दिया, तो s की जगह ये वैल्यू रखो, तो कितना रखोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, क्लियर है। देखो बेटा a से a हो गया साफ, बचा क्या, W बराबर ये 1/2 भी आगे आ जाएगा, देखो ये 2 इसके नीचे तो मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे आ गया, और यहाँ क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या ये कह सकते हो इसी जगह अलग अलग लिख देते तो भी चलता भाई, ये v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 ऐसे भी लिख देते। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कराइए, तो W बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हाफ mv स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हाफ mu स्क्वायर, ये हो जाएगा। v कौन सी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, u कौन सी वेलोसिटी है, तो ये वाली जो एनर्जी हुई ना, ये वाली एनर्जी हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये वाली एनर्जी हो गई, तो वर्क डन आ गया काइनेटिक एनर्जी, कैसे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, या ऐसे बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली माइनस, या ऐसे लिख देता हूँ ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज को बेटा फिजिक्स में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिकल में किया भी होगा आपने। तो बेसिकली बेटा ये क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम नाम दिया जाता है आगे चल के क्लास 11th की फिजिक्स में। क्या बोला जाता है,
इसी को बोला जाता है वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी, दोनों चीज़ें है कि नहीं है? वर्क एनर्जी थ्योरम। सर फिजिक्स में भी थ्योरम होती है? हाँ बेटा होती है, ठीक है ना। इसी को आगे चल के वर्क एनर्जी थ्योरम बोला जाता है। सर लेकिन हमें तो ये लाना है ना, आप तो अभी ये लेके आए हो, अभी वो भी ला देते हैं। अब काम हो गया है, देखो कैसे। लेट कर लीजिए कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अगर शुरू में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो शुरू की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब शुरू में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो u कितना हो जाएगा? तो बेटा u की जगह इस इक्वेशन में 0 रख दो। तो w बराबर क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो का स्क्वायर। अब जीरो का स्क्वायर 0 होता है और 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पूरा कंटेंट क्या हो जाता है? 0। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो मेरे पास बचा क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। सुनिए, फिजिक्स में जो वर्क डन होता है वही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी ना कभी देखो जो वर्क डन किया है आपने वही वर्क डन क्या हुआ है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल गया। भाई उसकी काइनेटिक देखो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है। यानी मान लिया कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। क्या हो गई? तो क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने क्या किया? वर्क डन। वो वर्क डन ही बढ़ के उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। यानी वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो आप बोलोगे दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू, सिंपल भाषा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हाई फाई इंग्लिश लिखने की। दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। कर लीजिए बेटा। चलिए, शायद से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स फार्मूला। है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी इक्वेशन को डिराइव करिए, दिस इज द इक्वेशन, एंड इसके फार्मूला को डिराइव करिए, दिस इज द फार्मूला। मतलब ईच एंड एवरी आंसर्स आर अवेलेबल इन दिस सोल्यूशन। सारा का सारा आंसर अवेलेबल है। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। यही है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ये है, आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना है बेसिकली, मतलब ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क का मतलब होता है 9th क्लास के अकॉर्डिंग आप वर्क डन के बारे में जो भी जानते हैं वो लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको ये बताएंगे कि वर्क क्या होता है, क्या होता है, वर्क क्या होता है। देखो मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन डेफिनेशन बता रहा हूँ वर्क की। एक वर्क क्या होता है, सबसे पहले आप इसको वो बताएंगे। तो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क आप लिखोगे, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सर ये स्केलर वर्ड क्यों आया? स्केलर वर्ड इसलिए आया क्योंकि देखो मैंने बोला है वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखो एक्चुअल में ये वाला प्रोडक्ट भी नहीं होता है, ये क्रॉस नहीं होता है। आगे चल के तुमको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि ये प्रोडक्ट कुछ और है और ये प्रोडक्ट कुछ और। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट का मतलब, ठीक है। 9th क्लास में हमारी NCERT भी ऐसा लिखते, तो हम समझा दे रहे हैं बेसिकली, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अब फोर्स, हाँ आप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही यही है।
तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जबकि जो हमारा वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, जबकि ये और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बावजूद इसके वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए लिखा गया है स्केलर वाला प्रोडक्ट भाई, कोई और प्रोडक्ट नहीं, स्केलर प्रोडक्ट। जो आंसर आ रहा है वो स्केलर है, जबकि दोनों वेक्टर थे, उसके बावजूद जो आंसर आया वो क्या है? स्केलर है। तो यही हमें बताना है कि साइंटिफिकली अगर कोई चीज़ बतानी तो यही तो उसको बताओ गया, सिंपल, कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, force and displacement is vector quantity but work is scalar quantity। एक्चुअल में वर्क ये होता भी नहीं है, पता है? वर्क होता है आगे चल के तुम पढ़ोगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि तुम ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर क्या कहीं दुनिया में जाता है, 4 लोग देखेंगे इसको, बोलेंगे अरे सर ने तो गलत पढ़ा दिया क्रॉस, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन पता होना चाहिए कि सर ने गलत नहीं पढ़ाया है, सर ने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है। सुनिए ध्यान से, जैसे आगे चल के पढ़ोगे ना, W इक्वल टू होता है F डॉट एस कॉस थीटा। अब यार हमको 9th में कॉस ही नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे यहाँ ला सकते हैं, जबकि एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है। खैर, क्या इतनी बातें समझ में आई? ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, इसमें और क्या लिखना है? और लिखना है कि वर्क डन कब होता है नेगेटिव और कब होता है पॉजिटिव। ठीक है, एक कॉल है, रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, हाँ सर नमस्कार, जी 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 बोलिए। ठीक है चलेगा सर। हाँ, सुनिए, तो अब क्या है, एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि साहब हमें अभी कॉस थीटा ही नहीं पता है, वो हम पढ़ेंगे 10th में, तो इसलिए उसका हम इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। अब कहानी आती है, वर्क डन 2 तरीके का होता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो साहब चलो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, सुनिएगा। आंसर इधर लिखूँ या नीचे लिखूँ? कंटिन्यू नीचे लिखूँ? देखो ध्यान से, वर्क डन जो होता है, आप बता सकते हो, वर्क डन जो वर्क होता है वो 2 तरीके का होता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। तो यदि आप ऐसा लिखिए, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट have the same direction, then work done is positive, और दूसरी बात लिखेंगे, नेगेटिव कब होता है? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वर्क डन इज नेगेटिव। फिर वर्क डन बेटा नेगेटिव होता है। क्लियर है इतनी बातें? चलो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आई, लेकिन अभी सर एग्जाम्पल दीजिए, थोड़ा और अच्छे से समझना है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक सरफेस है, उस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m, जिसका मास कितना है? m। अब आपने क्या किया, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया कैपिटल F, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, इधर बता देते हैं, इस साइड पे देखो। देखो भैया, डिटेल में अगर जानना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा साइंस। मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m, ये मैं पॉजिटिव का बता रहा हूँ ना, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन के बारे में बता रहा हूँ। अब आपने इस पे फोर्स लगाया, मान लो एक F, और जिससे ब्लॉक क्या हुआ, खिसक के यहाँ आ गया m, तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी हुई? ये हुई S। तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है।
तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू आएगा Fs, और Fs कैसा आएगा, पॉजिटिव Fs आएगा, F इंटू एस। मतलब पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम डायरेक्शन। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, जब इसको आप सरका रहे थे तो नीचे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी। कौन सी फोर्स लग रही थी, अगर वो वाली फोर्स कंसीडर करोगे, मतलब मैं देखो ध्यान से यहाँ बताता हूँ नेगेटिव वर्क डन का। नेगेटिव वर्क डन दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन की बात करेंगे तो बेटा सुनो, आपने यहाँ पे ब्लॉक M था, इस पे फोर्स F लगाया और ब्लॉक फाइनली कहाँ चला गया, मान लो यहाँ चला गया। डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, लेकिन बेटा आप देखो ना पीछे साइड में कौन सी फोर्स लग रही है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। मान लो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और फ्रिक्शन फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। तो बेटा देखो अभी अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, फोर्स भाई वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला अगर फोर्स लूं तो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे वर्क डन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा, अगर मैं बोलूँ वर्क कितना होगा, तो माइनस का F इंटू एस होगा। देखो यहाँ कैपिटल F लिया तो प्लस लिया, और स्मॉल f लिया तो, क्योंकि स्मॉल f क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, हमेशा मोशन के अपोजिट काम करती। क्लियर है क्या बात है, अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। मतलब ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हो इसमें कि वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कभी कभी नहीं, ऑलवेज नेगेटिव। और एक खास बात बताऊं, वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, वर्क डन हमेशा किसी ना किसी फोर्स का होता है। जैसे मैंने तुमने बताया भैया ब्लॉक का वर्क डन बताओ, ये ब्लॉक थोड़ी वर्क डन कर सकता है। अगर ब्लॉक ही वर्क डन कर सकता होता तो पत्थर अपने आप चल रहे होते, पहाड़ अपने आप खिसक गए होते। वर्क डन ऑब्जेक्ट नहीं करता, वर्क डन फोर्स करती है। तो आपसे पूछा गया कि इसका वर्क डन बताओ, तो आप पूछोगे किसका बताओ, इस वाले फोर्स का बताओ कि इस वाले फोर्स का बताओ, आप किस फोर्स का वर्क डन हमसे चाहते हैं, ठीक है ना। खैर वहां पे उन्होंने साइंटिफिक बात लिख दी है, इसलिए हम सारी बातें बता रहे हैं। अदरवाइज हम उससे ये पूछते भैया कौन सा वर्क डन तुमको चाहिए। वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, बल्कि किसी ना किसी फोर्स का होता है, ठीक है। खैर तो ये कहानी हुई वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा नेगेटिव होता है। और एक बात हमने यहाँ पे सीखी जो हम चिपका लेंगे, ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन इज मतलब ऐसे बोलो, सिंपल लिख लो अपनी हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, नहीं होता, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, वर्क डन हमेशा किसी ना किसी फोर्स का होता है। वर्क डन हमेशा, क्योंकि ये तो हमारे लिए है ना, इसको हम एग्जाम में थोड़ी लिखने जा रहे हैं, तो हमारे समझने के लिए है। वर्क डन हमेशा किसी ना किसी फोर्स का होता है, फोर्स का होता है। जैसे इंसान ने बोला ना, कार यहाँ से मान लो चली गई 10 किलोमीटर आगे, तो कार ने कितना वर्क किया भैया, कार ने नहीं किया, कार के इंजन ने किया है, फोर्स ने किया है, उस इंजन ने भी नहीं किया, इंजन के फोर्स ने किया है, ठीक है। किसी न किसी फोर्स का होता है, ठीक है। ये आप अपने नोट में लिख लोगे अपनी जानकारी के लिए, क्लियर है। तो ये तुम्हारा, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो उसका ये वैलिड आंसर बनता है, जिसमें बोलते हैं ना कि इतने, मतलब बोलते हैं जितने मार्क्स का होगा उसमें आधा मार्क्स भी नहीं कट सकता। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए कॉपी कर लिया आपने, चलिए कॉपी कर लिया, तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ये हमें एक्सप्लेन करना है। देखो इसमें एक्सप्लेन में लिखना क्या है आपको 9th के अकॉर्डिंग, वो ध्यान देना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो चीज़ एनर्जी वो है जो कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब एनर्जी को ना तुम बना सकते हो ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लैंग्वेज लिखी होती है, ये लाइनें लिखी होती है हर किताबों में। उसका रियल मतलब समझते हैं, ठीक है ना। रियल मतलब समझते हैं उसका। तो आप सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है वो लिखिए कि एनर्जी, यही स्टेटमेंट है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना तुम बना सकते हो, ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कौन कौन सी फॉर्म, जैसे हम दो फॉर्म जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो होगा क्या कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी पर टोटल एनर्जी जो होगा उस पूरे सिस्टम का वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इसको हम प्रूव भी करते हैं, पता है, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूले के साथ में, पर वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कितने मार्क्स का, एक बार फटाफट देखो तो, दो मार्क्स में से उतना नहीं करने जाना है, ठीक है, ध्यान देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, आप इसको ऐसे लिखना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आपके एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, यानी ये कभी चेंज नहीं होगा। अब सर कभी चेंज नहीं होगा, अभी अभी आपने बताया है कि तो कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट, कन्वर्ट हो जाता है, पर इस दोनों का सम क्या होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास जो है टोटल एनर्जी थी वो कांस्टेंट होगी, है ना, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मान लो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है 50 जूल और काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल, तो टोटल कितनी होगी, 100 जूल, ठीक है। मान लो पोटेंशियल हो गई 0, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 100 जूल। तो 50 जूल पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पर टोटल अभी भी कितना है, 100 जूल, यानी ये टोटल एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फिक्स है, ये एक्स्ट्रा बना नहीं सकते आप, समझ आई बात। तो टोटल एनर्जी, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये 0 एनर्जी से ये हो जाता 75 जूल, तो ये कितना हो जाता 25 जूल, टोटल अभी भी कितना रहता 100 जूल, 100 जूल, यानी कि एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है। जैसे हमारे पास मान लो 100 रुपये हैं, इस जेब में 25 है तो इस जेब में 75 है, इस जेब में 50 हो गया तो इस जेब में 50 हो गया, पर टोटल कितना है, वो थोड़ी बढ़ने वाला है। हम वहाँ लाइन बोल सकते हैं, मनी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जेब टू अनदर जेब। यही हुआ नहीं हुआ, बस वैसी सिचुएशन है, ये एक जेब है, ये दूसरी जेब है एनर्जी की। तो एनर्जी इस जेब से उठा के इस जेब में रख लीजिए, या इस जेब से उठा के इस जेब में रख लीजिए, टोटल एनर्जी क्या रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है, इसको ऐसा ही बोला जाता है कि टोटल, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि टोटल मैकेनिकल, ये चीज़ आपको लिखना नहीं है बेटा, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाया, सिर्फ आपको लिखना है टोटल एनर्जी of a system is remains constant या conserved, ठीक है, remains constant। टोटल एनर्जी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही बोल सकते हैं कई बार। क्या इतनी बातें समझ में आई, बस यही बात लिख देनी है, 2 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है,
हाँ देन लिखना चाहो तो फिर उसके बाद आप बना सकते हो 3 पोजीशन, तीनों पोजीशन पे ए बी सी लिया जाता है। ए बी सी पे यहाँ पे कुछ और आता है, यहाँ पे कुछ और आता है, यहाँ पे कुछ और, मतलब तीनों एनर्जी हर जगह सेम आती है, वो प्रूफ किया जाता है। पर वो अब मैं 3 मार्क्स के लिए हमेशा वैलिड मानता हूँ, इसके लिए सफिशिएंट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ओके, एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इज फॉर्मूला एज पर द 9th क्लास, राइट। चलिए सुनिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहले लिख देते, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला, यही है ना, ठीक है। सुनिए सबसे पहले इन्होंने बोला है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इस बारे में बात करिए, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी, देखो कोई भी एनर्जी बनती है हमेशा वर्क डन करके बनती है। जैसे एग्जांपल के लिए धनुष होता है, तो धनुष को जब आप खींचते हो तो आपने क्या किया, वर्क डन किया, तो इसके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब छोड़ोगे तो क्या होगी, खड़ाक, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, हाँ या ना। यानी पहले आपने वर्क डन किया, वर्क डन करके आप कुछ भी एनर्जी बना, जैसे यहाँ पे वर्क डन करके क्या बनाया था पहले शुरू में, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आपने वर्क डन किया, वर्क डन करके पोटेंशियल एनर्जी बनाई, पोटेंशियल एनर्जी से जब आपने धनुष को छोड़ा तो किसमें बन गई, या गुलेल होता है ना ऐसे करके मारते हैं, पहले उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं, खींचा तो क्या किया, वर्क डन, फिर इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, फिर छोड़ा तो किसमें कन्वर्ट हो गई। क्या पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है? यानी वर्क डन करके ही बनती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। खैर अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी एनसीईआरटी लाइन बोलती है वो ऐसे बोलती है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी कहती है कि जैसे एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रोसेसेस द मोशन, यानी कि मोशन की वजह से व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन द मोशन देन द एनर्जी विच आर हैविंग इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो जो उसके पास एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे हमारी एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि शेप, और जो उसका शेप होता है, शेप और साइज अगर चेंज करते हैं तो देखो हमने क्या किया, हमने जब धनुष को खींचा तो उसका शेप क्या करा, चेंज किया। तो एनर्जी ड्यू टू चेंज इन द शेप एंड पोजीशन, हमने देखो इसकी पोजीशन यहाँ थी ना पहले जो खींचा हमने, फिर खींच के यहाँ तक लाए तो इसकी पोजीशन चेंज करी और क्या चेंज करी, शेप चेंज करी। तो शेप और पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी आती है किसी ऑब्जेक्ट में दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कुछ समझ आया? जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, स्प्रिंग ऐसे है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग को दबाओगे तो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जब छोड़ोगे तो वो उछल के ऊपर आएगी। तो आपने पहले वर्क डन किया, वर्क डन करके क्या किया, उसकी शेप और पोजीशन को चेंज किया, तो उसके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखना कि एनर्जी प्रोसेसेस ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन एंड शेप, है ना, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कहती बात समझ में? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की खास बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, पोटेंशियल को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो बैटरी है, बैटरी के अंदर में एनर्जी स्टोर होती है, तभी तो वो वर्डन करती है। बैटरी से कुछ भी चला लेते हैं, मोटर चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, घड़ी चला लेते हैं, तो बैटरी के अंदर में क्या है, एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए। या जैसे स्प्रिंग है, देखो धनुष को आपने खींचा, अब खींच के इस पर रोके रहोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी, जब छोड़ोगे काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, खास बात ये है। तो आप इस बात को भी लिख दीजिए, लगे हाथ तो लिख ही रहे हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात खास कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे मान लो कोई वो है तुम्हारा, कौन है, जैसे मान लो कोई पत्थर है
वो ज़मीन पर रखा हुआ है, तो क्या वो तुम्हारे अंगूठे को तोड़ सकता है? नहीं। लेकिन उसको उठा के इतनी दूर तक लेके आए, तो अब जैसे ही उसको गिराओगे अपने पैर पे क्या हो जाएगा? पैर की वाट लग जाएगी पूरी तरह से, है ना। तो बेसिकली क्या किया आपने? पत्थर को उठाया और हाइट पे लेके आए। जब पत्थर को उठा के इतनी हाइट पे लेके आए तो आपने क्या किया? वर्क डन। वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गई? और जब छोड़ोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? और काइनेटिक एनर्जी। अब उसके पास एनर्जी आ गई तो अंगूठे को क्या किया उसने? तोड़ दिया। कुछ आया समझ में? क्लियर। अब समझिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल, मतलब कैसे फॉर्मूला आया देखिए। मान लो कोई एक मास है m, मतलब जो तुम्हें मैंने पत्थर की कहानी समझाई। अब इस मास को क्या किया तुमने? उठा के लेके गए और यहाँ पे रोक लिया। यानी मास को कितना दूर लेके गए? h हाइट तक। कितनी दूर लेके गए? h हाइट तक। अच्छा, ये मास है, इस मास का वेट किधर काम कर रहा होगा? नीचे, है ना। वेट हमेशा किधर लगता है? नीचे। तो नीचे की डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि वेट एक फोर्स होती है। वेट क्या होती है? फोर्स होती है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है, केजी नहीं, केजी मास की होती है। तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ये क्या है? एक फोर्स है ना। ये फोर्स ही तो है, ठीक है। अच्छा, फोर्स है और ये क्या है? h। अब अगर तुमको इस पत्थर को उठाना है तो इससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उससे ज़्यादा या उसके बराबर फोर्स तुमको किधर लगानी पड़ेगी? ऊपर। तो तुम्हें जब इसको उठाने के लिए तुमने फोर्स लगाया होगा तो किधर लगाया होगा? ऊपर के। और कितनी लगाई होगी? एटलीस्ट mg के बराबर तो लगाया ही होगा, इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो अभी सुनो ध्यान से, ये हो गई फोर्स, है ना, फोर्स हुआ ना। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आप बोल सकते हो कि वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कुछ समझ में आई कहानी? बेटा बहुत बढ़िया। तो W बराबर फोर्स कितनी लगाई आपने? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? h। तो वर्क डन कितना हो गया? mgh। और ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप बोल सकते हो दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया P = mgh। बोलो कहानी कुछ आई क्या समझ में? और SI यूनिट पोटेंशियल की एनर्जी की क्या होती है? जूल। तो आप ये भी लिख सकते हो, लगे हाथ लिखना ही है, क्योंकि एक्सप्लेन में बहुत कुछ आ जाता है ना। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कितना, क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी, कैपिटल J। अब ये क्वेश्चन का आंसर ये इतना आपको लिखना है। क्लियर हुई सबको? नोट कर लीजिए।